हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एग्जाम हट यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, रे ऑप्टिक्स के अंदर हम आज स्टडी करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो बच्चों, इस टॉपिक में हम क्या कुछ स्टडी करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा अलग से हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले समझ लेते हैं क्या है TIR। आपने देखा हो गर्मी के दिनों में हम रोड पे अगर देखते हैं तो आगे चलते हुए व्हीकल की हमें इमेज दिखाई पड़ती है रोड पे। ऐसे लगता है जैसे रोड के ऊपर पानी हो। बस प्रैक्टिकली जब आप वहां नजदीक जाके देखोगे तो वहां कोई पानी होता नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्शन कहां से आ रही थी फिर, जैसे कि वहां पे पानी हो। ये एक्चुअल में हुआ है किसकी वजह से? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चलते। ऐसा अक्सर रेगिस्तान के इलाके में अगर बात करें, वहां पे ऊंट जो है काफी लंबी दूरी तय कर लेते थे। किस वजह से? उनको भी ऐसे ही लगता था कि जैसे कहीं पे पेड़ दिखाई दे रहा है, उसकी छाया उसके ठीक नीचे पानी का तालाब हो, जैसे जिसके अंदर से उसकी इमेज जो है उसकी आंखों तक पहुंच रही है। उसको लगता है कि जैसे कि वहां पे कोई पानी का तालाब हो। जब प्रैक्टिकली वहां पहुंचता है तो वहां कुछ होता नहीं। फिर आगे उसको वैसी इमेज फिर दिखनी शुरू हो जाती है, किसी और पेड़ की छाया दिखनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से ऊंट वहां पे जनरली गुम हो जाते थे। तो बात यह है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता ही क्यों है और ये है क्या, इसके बारे में आज डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड क्लासेस के लिए भी, एज वेल एज नीट और जेई स्टूडेंट भी बिल्कुल इसको हल्के में लेके ना चले। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से सेट होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता ही क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हमारा मतलब जो है बेसिकली, जिसको हम TIR बोल रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो लाइट जब भी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जब जाती है तो प्रैक्टिकली जो इंटरफेस होता है रेरर और डेंसर मीडियम को मिलाने वाला, उस इंटरफेस से लाइट स्ट्राइक करके वापस डेंसर मीडियम में आ जाती है। इस फिनोमिना को, लाइट के इस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि TIR से जो इमेज फॉर्म होती है वो ज्यादा शार्प होती है एज कंपेयर टू द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल रिफ्लेक्शन। इमेज शार्प होने के पीछे वजह क्या है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होती है, यानी जितनी भी लाइट की इंटेंसिटी है टोटली रिफ्लेक्ट बैक टू द डेंसर मीडियम। इसी वजह से लाइट वहां पे क्या करती है? शार्प इमेज क्रिएट करती है। जबकि रिफ्लेक्शन में कुछ लाइट इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हो जाती है जिस सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करती है। सो बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? द कमिंग बैक ऑफ light ray back to the denser medium after striking the interface, after striking the interface between two media in contact। जो दो मीडियम का कांटेक्ट है उनसे स्ट्राइक करके लाइट क्या करेगी? वापस उसी मीडियम में आ जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं TIR। चलो इसको हम एक रे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जैसे मैंने एक रे डायग्राम ऑलरेडी बना के रखा है क्योंकि टाइम बचेगा इसमें हमारा। मान लो कि हमारे पास में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, जिस ऑब्जेक्ट को मैं O से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डेंसर मीडियम के अंदर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने N2 लिया है, और ये रेरर मीडियम है N1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है। क्लियरली मैंने यहां लिखा है कि N2 इज ग्रेटर देन N1 है। अब क्या है कि देखिए यहां से लाइट रे जब भी बाहर की तरफ निकलेगी, जो बिल्कुल एग्जैक्टली इंटरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है, उसमें कोई डेविएशन नहीं होता, वो सीधी की सीधी जा रही है। होता क्यों नहीं है ये आप रिफ्रैक्शन से
स्नेल्स लॉ के रिफ्रैक्शन से स्टडी कर सकते हो। n2 इंटू साइन ऑफ, यहाँ पे आप लिखोगे I इज इक्वल्स टू n1 इंटू साइन ऑफ R। तो आप देखोगे कि यहाँ पे साइन I की वैल्यू, क्योंकि I यहाँ नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो 0 है, साइन 0 0 हो गया, ये 0 बन रहा है, n1 इंटू साइन ऑफ R। अब बेसिकली इसकी वैल्यू 0 होने का मतलब या तो n1 0 है या फिर साइन ऑफ R की वैल्यू 0 है। अब हमें यह पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 0 नहीं है, इसका डेफिनेटली साइन ऑफ R जो है वो 0 है, या फिर ये कहें कि R भी 0 होगा। तो इंसिडेंट एंगल भी 0 और रिफ्रैक्टेड एंगल भी 0। तो आपको ये एक चीज पता चला कि लाइट रे जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, या तो उसका डेविएशन उस केस में नहीं होता जब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ना हो उसके बाद भी अगर स्ट्रेट जा रही है, अनडेविएटेड जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो लाइट रे इंटरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रही है। ठीक है, जिसमें साइन इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल हमारा 0 होगा। चलो अब हम आगे बात करते हैं। ये तो एक जनरल वे में अपने को पता चला कि लाइट स्ट्रेट क्यों जा रही थी। सेकंड रे आप देख रहे हो कि डेंसर मीडियम से जैसे यहां इस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है, ये इंसिडेंट एंगल है जो नॉर्मल के साथ बनाया इसने I। अब जैसे ही ये इंसिडेंट एंगल यहां से हम देखेंगे, ये देखिए ये वाला जो इंसिडेंट एंगल है I, जितना आपने एंगल रखा उसी के करस्पॉन्डिंग यहां पे रिफ्रैक्टेड एंगल इससे थोड़ा ज्यादा बन रहा है, क्योंकि रेयर मीडियम में लाइट एंटर कर रही है। इसके बाद फर्दर मैंने जैसे ही इस इंसिडेंट एंगल से ज्यादा एंगल को बनाया, एक केस ऐसा होगा कि ये डेविएट होती हुई नॉर्मल से, डेविएट होती हुई नॉर्मल से हटती हुई 90 डिग्री पे जाएगी, यानी इंटरफेस की अलोंग चली जाएगी। इस खास इंसिडेंट एंगल को हमने क्या नाम दे दिया, क्रिटिकल एंगल, जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल रेयर मीडियम में कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अब आती है उसकी बात जिसका हमें इंतजार था, यानी TIR। अगर मैंने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे, यानी I जो है यहां पे इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर होगा तो लाइट इंटरफेस से स्ट्राइक करके यहां से टोटली रिफ्लेक्ट हो गई, इसीलिए इसका नाम पड़ गया TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट हमें जो समझना है, एक तो ये कि नेसेसरी कंडीशन क्या होंगी TIR होने के लिए, नेसेसरी कंडीशंस क्या होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन में हम बात करते हैं कि लाइट अगर डेंसर से रेयर मीडियम ही नहीं जा रही हो तो TIR होने का चांस है ही नहीं। तो लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। लाइट जो है डेंसर से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। सेकेंडली आपको एक और चीज पता चला होगा, जैसे मैंने यहां पे कंडीशन लिखी है कि इंटरनल, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का चांस तभी हो सकता है जब यहां पे जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। तो हम ये लिख सकते हैं द इंसिडेंट एंगल in the denser medium must be greater than critical angle। अब ये जो क्रिटिकल एंगल है ये किसको बोल रहे हैं हम, क्रिटिकल एंगल ही क्या है। ये दो तो नेसेसरी कंडीशन है, इसके बिना पे TIR पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है इसको समझते हैं। क्रिटिकल एंगल मैंने किसको कहा है, तो आप यहां पे नोटिस कीजिए, क्रिटिकल एंगल वो एंगल है डेंसर मीडियम के अंदर, वो इंसिडेंट एंगल है जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ध्यान रहे ये 90 डिग्री का जो एंगल है इसको मैंने क्रिटिकल एंगल नहीं बोला है,
ये इंसिडेंट एंगल, जो ये वाला इंसिडेंट एंगल है, इस इंसिडेंट एंगल को मैंने क्रिटिकल एंगल बोला है जब इसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल रेयर मीडियम में कितना बनता हो, 90 डिग्री। तो यानी हम ये लिख सकते हैं, द इंसिडेंट एंगल in the denser medium for which the refracted angle is 90 degree in rarer medium। भाई रेयर मीडियम में जिसके लिए 90 डिग्री एंगल बनता हो उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नेसेसरी कंडीशंस और क्रिटिकल एंगल के बारे में आपको अच्छे से पता चल जाए। इमेज आपके सामने है, इमेज के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अभी हम आगे समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट तो रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and the critical angle। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, एंड क्रिटिकल एंगल यानी c। अब रिलेशन कैसे निकालेंगे? आप यहां पे जो इमेज देख रहे हो इस पे आप स्नेल्स लॉ अप्लाई कीजिए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, इसका n1 है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ को अप्लाई करोगे तो n2 इंटू साइन ऑफ i इज इक्वल्स टू n1 इंटू साइन ऑफ r। अब अपने को एक चीज पता है कि n2 अपॉन n1 को हमने क्या बोला, और यहां पे बन रहा है साइन ऑफ r और यहां बना हमारा साइन ऑफ i। अब यहां पे अगर i, हमने कहा इफ i इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल हो, आई की वैल्यू कितनी हो जाए, क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए, तो ऐसे में अपने को यह पता था कि आर जो है वो 90 डिग्री बनेगा। रिफ्रैक्टेड एंगल कितना था, 90 डिग्री, ये वाली कंडीशन थी, और यहां पे 90 डिग्री। तो आपने इसको लिखा, यहां पे यूज किया n2 1 बन जाएगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। जिन्होंने ये लेक्चर अभी नहीं देखा है, इससे पहले जो मैंने रिफ्रैक्शन के बारे में आपको टीच किया था, जिसमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, वो सारी चीज एक बार अच्छे से समझ लीजिए। साइन 90 अपॉन साइन ऑफ सी, साइन 90 सबको पता है कितना होता है, 1 हुआ। तो यहां से आपको एक चीज पता चल गई, वो ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड यानी डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी। प्रैक्टिकली ये चीज एक पॉइंट के और इक्वल आएगा। आगे हम जब पोलराइजेशन स्टडी करेंगे तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेंजेंट ऑफ आईपी भी होता है, टेंजेंट ऑफ आईपी भी होता है। यहां पे सी तो आपको पता है क्रिटिकल एंगल है हमारा, ठीक है बेटा, और आईपी जो है उसको मैंने बोला है पोलराइजिंग एंगल। पोलराइजिंग एंगल, ठीक है, ब्रेविस्टर एंगल भी बोल सकते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मुझे पोलराइजिंग एंगल पता है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, साइन ऑफ सी निकाल सकते हो। ये तो रिलेशन है जो अभी हम डिस्कस करना चाह रहे थे। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि साइन ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये लिख सकते हो। और अगर सी आपको निकालना हो तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन n, ये क्रिटिकल एंगल होगा उस मीडियम का, ठीक है। डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड
ये तकरीबन 24 डिग्री होता है। ठीक है, डायमंड का क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री होता है। डायमंड की शाइनिंग के पीछे TIR की वजह से ही होता है शाइनिंग उसमें। ठीक है, देखिए एप्लीकेशंस बात करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहले है शाइनिंग ऑफ डायमंड। डायमंड क्यों शाइन करता है? वो TIR की वजह से, और एक उसका स्पेशल कटिंग है। ठीक है, स्पेशल कटिंग मतलब जैसे ये मान लो एक डायमंड शेप हम देखें तो कुछ ऐसी शेप होती है डायमंड की, स्पेशल तरह की कटिंग जो है ऐसी बनाई जाती है। ठीक है, और ये लो शाइन करने लग गया। ठीक है, इसकी स्पेशल कटिंग की जाती है। लाइन एक बार इसके अंदर एंटर कर जाए तो वो अंदर ही अंदर TIR उसका होता रहता है, टोटली रिफ्लेक्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से लाइट बाहर नहीं निकलती और वो शाइन करता है। सेकेंड एप्लीकेशन की बात करें, ऑप्टिकल फाइबर। ब्रॉडबैंड इंटरनेट अपने को चलाना है तो ऑप्टिकल फाइबर सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन मीडियम होता है। ऑप्टिकल फाइबर को अगर हम बना के देखें, एक ऑप्टिकल फाइबर को हम ये देखें, मानो कि ये मैंने एक ऑप्टिकल फाइबर बनाया। ठीक है, इसमें सेंट्रल जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं कोर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने N2 लिया। आउटर कवरिंग को हम क्लैडिंग बोलते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 हम ले रहे हैं। ठीक है, और ध्यान रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 जो है वो ग्रेटर होना चाहिए N1 से, यानी कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्लैडिंग से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये इसकी सेंटर लाइन है। जो लाइट एंटर करेगी, जो लाइट यहां से एंटर करेगी, सपोज करो ये लाइट एंटर कर रही है ऐसे, ये एंटर कर गई लाइट यहां से। ठीक है, एक बार लाइट इसके अंदर एंटर कर गई तो वो लाइट क्या करेगी, टोटली रिफ्लेक्ट, अंदर ही अंदर इसका टोटली रिफ्लेक्शन होता रहता है। मान लो ये लाइट हुई ऐसे TIR। ठीक है, फिर यहाँ और फिर यहाँ, और ये लाइट इसी तरीके से अंदर TIR उसका होता रहेगा, मतलब बाहर नहीं निकलती है, क्लैडिंग को क्रॉस नहीं करेगी, कोर के अंदर ही मूवमेंट उसका होता रहेगा। अब ये TIR होता रहेगा। ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को हम अल्फा बोलते होते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल। ये एक्सियल लाइन और अल्फा यहाँ पे क्या अपना एक्सेप्टेंस एंगल है। जिस एंगल पे हमारी लाइट एंटर कर रही है, ये रेयर मीडियम है, अंदर डेंसर मीडियम डायरेक्ट उसमें एंटर कर रही है। ठीक है, इसमें खास बात क्या है, इस ऑप्टिकल फाइबर को आप कितना भी मोड़ोगे, लाइट यहां से एंटर कर रही है इस हिस्से से, ये मान लो मेरे पास में एक ऑप्टिकल फाइबर है, तो इसके वन एंड से लाइट जो एंटर करेगी वो सिर्फ आपको डायरेक्ट अदर एंड पे दिखेगी, ये नहीं कि स्ट्रेट है। इसीलिए आप इसको मोड़ोगे तो आपको वही लाइट जो है अंदर ही अंदर टोटली रिफ्लेक्ट होकर के अदर एंड पे ही दिखाई देगी, बीच में लाइट आपको सिर्फ उसका पाथ दिखाई देगा, अंदर TIR हो रहा है उसका बस। ठीक है, तो ये है ऑप्टिकल फाइबर, ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारा। नेक्स्ट आता है इसके बाद थर्ड पॉइंट, मिराज फॉर्मेशन, भ्रम जिसको बोलते हैं। मिराज फॉर्मेशन जो है वो TIR के चलते ही होता है, जो बिल्कुल लेक्चर की शुरुआत में मैंने कहा था, भ्रम पैदा हो जाता है कि जैसे आगे पानी है। ठीक है, इसके अलावा रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म हो गई। मिराज फॉर्मेशन का मतलब जैसे मान लो कि यहां पे एक पेड़ हमने कंसीडर किया, ठीक है, ये एक पेड़ हमने बना लिया और यहां कोई दूर जो है इससे यहां पे कोई पर्सन जो है इसको देख रहा है। अब इसको, इसकी इमेज जो है ऐसे दिखेगी, यहां पे ठीक इसके ठीक नीचे हमें इमेज दिखाई पड़ती है, जैसे कि
ठीक है, अभी यहां बनाते हैं, ये मान लो एक इसकी इमेज कुछ ऐसी टाइप की अपने को दिखेगी, ऐसी इमेज जो है पीछे बनती हुई दिखेगी, और ये लाइट रे जो है ऐसे आ रही होगी इसके पास में, यहाँ TIR होकर के इसके पास आएगी, और जब ये देखेगा यहाँ से तो इसको इसकी इमेज यहाँ ऐसे नजर आ रही है, ठीक है, TIR इसको बोलते हैं TIR। अब ये पेड़ की छाया ऐसे लगेगी जैसे पानी से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसी को हम बोलते हैं मिराज फॉर्मेशन। रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म कैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास में एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म हम ये बना लिया हमने एक प्रिज्म, ठीक है, और कोई लाइट जो है ऐसे आ रही है, लेट्स सपोज यहाँ, ठीक है, एक लाइट और हमने मान ली ये आ गई। अब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन TIR होने के बाद ये लाइट ऐसे चली जाएगी, ये यहां से ऐसे चली गई, ठीक है, कितने एंगल पे डेविएट हुई, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पे, ये एक 90 डिग्री का एंगल होगा प्रिज्म के अंदर, और ये ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा है, ये फर्स्ट रे है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट रे ये बनेगी और ये सेकंड बनेगी, और हमने कहा कि ऑब्जेक्ट की इमेज अब ऐसे आएगी, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म 90 डिग्री पे अगर आपको रिफ्रैक्ट करना है, ठीक है, उस केस में। अब बात आती है दूसरे तरीके से, और प्रिज्म की बात करते हैं, अगर 180 डिग्री पे मुझे इसको डेविएट करना हो तो कैसे करेंगे, 180 डिग्री पे इसको डेविएट करना हो, ये मान लो एक प्रिज्म हमने बना लिया, अब इसमें हमने मान लिया कि लाइट रे जो है ऐसे आ रही है, ये आ गई एक, तो लाइट रे इस तरीके से, ये फर्स्ट, ये सेकंड बनेगी, ये फर्स्ट बनेगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे रखा तो इमेज ऐसी बनेगी, इसमें कितने डिग्री पे वापस आ रही है, 180 डिग्री पे वापस आ रही है, ठीक है, ये 45, ये भी 45 होना चाहिए उस कंडीशन में। इसी तरीके से अगर मान लो प्रिज्म हमने ऐसे रखा, प्रिज्म को हम ऐसे रखते हैं, ठीक है, अब इस केस में हम बात करते हैं कि भी लाइट रे जो है या यहाँ हिट कर रही है, इसके बाद ये लाइट यहाँ, और देखो किस तरीके से इसका TIR हो रहा है, यहाँ पे TIR होगा इसका, यहाँ पे TIR होगा, ठीक है, ऐसे चली जाएगी, ठीक है, यहाँ फर्स्ट रे, ये सेकंड रे, ये सेकंड, ये फर्स्ट, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे रखा आपने तो यहाँ पे इमेज इसकी ऐसे आएगी, ये रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म होते हैं, ठीक है। हम्म, अब बात करते हैं काम की, जो क्वेश्चन सेट होते हैं कैसे सेट होते हैं। सबसे पहले तो देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, इसके बिहाफ पे जो क्वेश्चन सेट होता है, मान लो ये मेरे पास में एक इंटरफेस है और यहाँ पे नीचे एक फिश है, डी डेप्थ के ऊपर यहाँ एक फिश है, ठीक है, इस फिश की डेप्थ जो है हमने कंसीडर कर ली
कि भाई ये डेप्थ जो है डी डेप्थ है, डी डेप्थ है। और अगर यहां से लाइट रे अगर जारी होगी तो वो कैसे जारी होगी, वो लाइट रे मैक्सिमम जो लाइट जा सकती है, उसके बाद लाइट क्या है बाहर ना जा करके या तो इंटरफेस से जा रही है या TIR हो जाएगा, इससे बाद लाइट रे बाहर नहीं जाएगी। या ये कहें कि यहाँ पे फिश है तो वो फिश इतने रेडियस के सर्किल में ही देख पाएगी बाहर का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे वो फिश, अगर यहाँ मैंने मान लिया कि वो फिश यहाँ पे है, इस जगह पे वो फिश है। ठीक है, अब वो फिश जो है कितना पोर्शन देख पाएगी ये चेक करते हैं। सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि भाई ये हमारा एक डेफिनेटली क्या बनने वाला है, क्रिटिकल एंगल बनने वाला है। ये है क्रिटिकल एंगल और लाइट रे इस इंटरफेस से होती हुई चली जाएगी। अगर ये डी डेप्थ है तो ये क्रिटिकल एंगल बनेगा डेफिनेटली। ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल बन गया। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू कंसिडर कर लिया। तो हमने एक चीज पढ़ी है यहां पे, ये मुझे चाहिएगा, ये आर कह दो इसको, आर हमने ले लिया। आर रेडियस का सर्किल बनेगा, इधर भी ये इतना ही देख पाएगी, तो डेफिनेटली एक आर रेडियस का सर्किल ऐसा तैयार होगा जिसके अंदर का जो पोर्शन है वो व्यू होगा इसको, और इससे इधर का और इधर का पोर्शन इसको दिखाई नहीं पड़ेगा। या ये कहीं यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है जो ग्लो कर रहा है, उसकी लाइट सिर्फ πr² एरिया में से बाहर आ रही होगी। वो एरिया कितना है या कुछ आर पूछ ले, ऐसा कुछ निकाल सकते हैं। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और हमने पढ़ा है म्यू इज इक्वल्स टू 1/sin c होता है। या ये कहें कि sin c इज इक्वल्स टू 1/μ, 1/μ होता है। अब अगर एक ट्रायंगल बना के देखें, एक छोटी सी ट्रायंगल से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो अगर ये क्रिटिकल एंगल C बनता है, तो जैसे ये ट्रायंगल है वैसे ही बनाओ तो ज्यादा ठीक रहेगा। ऐसे बना लेते हैं। चलो ऐसे ही बनाते हैं, चलो कोई नहीं। ये ले भाई, ऐसे बना लेंगे हम तो भाई, ना बनो, ये लो, ये है क्रिटिकल एंगल C, और इसको मैंने D कहा है, ये R है। अब देखिए साइन C का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसको अगर मैं 1 लूं तो ये क्या होगा, न्यू। और इसको हम D को क्या लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू √1² माइनस, D को हम लिख सकते हैं √1² यानी 1 माइनस म्यू स्क्वायर। D ये लिख सकते हैं, D डेप्थ इतनी है। तो यहां से आप जो भी चीज निकालना चाहो वो निकाल सकते हो। और अगर मुझे टेंजेंट ऑफ C निकालना हो, टेंजेंट ऑफ C क्या होगा, R/D होगा। तो जो रेडियस है जिसकी हम बात कर रहे थे, D इंटू टेंजेंट ऑफ C होगा, D इंटू टेंजेंट ऑफ C होगा। और जो एरिया कवर कर रही है, एरिया जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, ये जो सर्किल मैंने बनाया था, इस सर्किल का एरिया क्या होने वाला है, एरिया A इज इक्वल्स टू πr² हम पढ़ते हैं। तो ये क्या बनेगा, πd² इंटू टेंजेंट ऑफ स्क्वायर C, ये लिख सकते हैं एरिया। ठीक है, और अगर आप टेंजेंट C की, यहां से टेंजेंट C की वैल्यू भी नहीं पता, क्रिटिकल एंगल नहीं पता, तो आप टेंजेंट C की वैल्यू कहां से निकालोगे, 1/D। तो 1/D का मतलब है 1 माइनस म्यू स्क्वायर, इससे मिल जाएगा टेंजेंट C, इससे मिल जाएगा टेंजेंट C। तो आप एरिया इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, पाई इंटू D²। D² की अगेन वैल्यू आपको पता है कितना है, D² की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन, इसका भी स्क्वायर है, तो ये बनेगा, सॉरी सॉरी सॉरी,
ठीक है, आप इतना भी लिख लीजिए, इससे भी आ जाएगा। अदरवाइज देखो ये जो चीज पूछा है कब पूछेगा, जैसे मान लो यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है एक, ठीक है, यहाँ एक बल्ब हमने लगा दिया, अब इसकी मैक्सिमम लाइट इधर तक और ऐसे ही मैक्सिमम लाइट इस हिस्से तक जाएगी, इसके बाद में ये अलोंग द इंटरफेस चली जाएगी, इससे इधर का जो पोर्शन है उधर लाइट नहीं होगी, लाइट जो होगी वो इस एरिया के अंदर होगी, पाई आर स्क्वायर के अंदर। तो वो कितना एरिया होने वाला है वो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन यहां से सेट करता होता है। एप्लीकेशंस हमने पढ़ ली है, मिराज फॉर्मेशन होता है या ऑप्टिकल फाइबर बनता है, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आए तो आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा TIR। आज का टॉपिक कैसा लगा, कैसा था, क्या आपको समझ आया या नहीं आया, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अब इन पे बात आती है क्वेश्चंस की। इनकी PYQs जो हैं नीट जेईई में जो बनते हैं उनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। कुछ और क्वेश्चंस की हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।